हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी स्टूडेंट्स। पिछली जो क्लास थी आपकी उसमें आपने समझा था वायु दाब के को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। हमने आपसे वादा किया था कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे वायु दाब की पेटियों के बारे में। ठीक है, तो ये क्लास मैं लेकर के हाजिर हूँ जिसमें आप समझेंगे वायु दाब की पेटियाँ क्या होती हैं और वो अलग अलग पेटियाँ हैं क्या हैं, उनके बारे में जो जितनी भी डिटेल है सब कुछ आप इसमें समझेंगे। ठीक है, तो क्लास में आखिर तक बने रहिए। देखिए ये देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का मोटिवेशन जो है वो कम हो रहा है। एक प्रॉब्लम है हमारे साथ कि अभी हम बोर्ड और लाइटिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोशिश है बहुत जल्द ही। मैंने आपको बताया कि हम स्मार्ट बोर्ड भी लगा रहे हैं, उन सारी समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे। बस आपके साथ की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप छोड़ के चले जाएंगे, आप क्लास नहीं देखेंगे, तो इससे मेरा मोटिवेशन कम होगा और फाइनली हमारा आपके तक शिक्षा पहुंचाने का नुकसान होगा और आपका शिक्षा मुफ्त में मिलने का जो एक अवसर आपको मिला था उसका नुकसान होगा। तो बने रहिए, धैर्य बना के रखिए, सारे सवाल का जवाब दूंगा, सब कुछ समझाऊंगा, फ्री में समझाऊंगा। ठीक है, आइए शुरू कर लेते हैं। वायु दाब की पेटियाँ। ठीक है, वायु दाब की पेटियाँ हमें पढ़नी है। तो वायु दाब की जो पेटियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक ताप जनित होती हैं और दूसरा गति जनित होती हैं। यानी कि जो उनका अपना जो सेल्फ उनका गुण है, जो उनका उनकी जो प्रकृति है उसके आधार पर वो दो प्रकार की होती हैं, ताप जनित और गति जनित। ठीक है, अब इनका भी वर्गीकरण होता है। ताप जनित पेटियाँ दो हैं, विषुवतीय निम्न दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। देखिए भाषा का लोड मत लीजिए, अब ये समझाएंगे कि विषुवतीय निम्न दाब पेटी क्या है और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी क्या है। ठीक है, जो गत जनित पेटियां हैं वो भी दो हैं, उपोष्ण उच्च दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम सिंपल इजीली समझ में आएगा, कोई कठिन बात है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। आइए तो इस चित्र में पहले देखते हैं। ठीक है, ये चित्र आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 0 डिग्री। ठीक है, जिसको आप विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे जब आप जाते हैं तो ये जो पार्ट है जहाँ पर ये लो प्रेशर लिखा हुआ है, ये आपका निम्न वायु दाब का पेटी है। ठीक है, निम्न वायु दाब का पेटी है। ठीक है, ये विषुवतीय निम्न वायु दाब है। ठीक है, ये जो आप ऊपर 30 से 35 देख रहे हैं ना, ये जो है आपका ये हाई प्रेशर है, ये उपोष्ण उच्च दाब है। ठीक है, ये उपोष्ण उच्च दाब है। ठीक है, और उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है उपध्रुवीय निम्न दाब, और ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है यह है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। ठीक है, तो ये आप जो है अलग अलग पेटियों को देख रहे हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ को नोटिस किया कि ताप जनित होती हैं और दूसरा गति जनित होती हैं। तो ताप जनित पेटियाँ वो होती हैं जिनमें टेम्परेचर की वजह से जो है उनका अपना एक गुण है, उनका वहाँ पर जो स्थिति है टेम्परेचर की वजह से। बट जो दूसरी हैं जो गति जनित हैं वो ताप की वजह से नहीं, वायु के ऊपर उठने या नीचे बैठने की वजह से वो वायु दाब पेटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर है उनमें। ये चित्र आप अपने नोट्स में बना लेंगे, अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, ताकि जब आपको कभी समझने में दिक्कत हो तो आप इसको एक बार देख लें। ठीक है, ये ट्रेड विंड्स हैं जिसको अभी हम जो पवन वाला हमारा चैप्टर उसमें पढ़ेंगे कि ट्रेड विंड्स क्या होती है, वेस्टर्लीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ चित्र में दिया हुआ है ट्रेड विंड्स होती हैं जहाँ पर आकर के ऊपर उठ जाती हैं। इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम पवन पढ़ रहे होंगे। अभी हम वायु दाब की पेटियाँ समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली वायु दाब की पेटी हमने वहाँ पर चर्चा की वो सबसे ऊपर वो है विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। ठीक है, तो विषुवतीय निम्न दाब की पेटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में है। नॉर्थ और साउथ का मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि अगर ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, ये आपकी कर्क रेखा या मकर रेखा, तो जो ये क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, सूर्यातप या इंसोलेशन सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, ऑलवेज हाई होगा। ठीक है, अभी जो ये आपकी पेटी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये आपका 0 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, तो इसके बीच में क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा पर सूर्य क्या है, सालों भर लंबवत रहता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं, गर्म होकर के हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। ठीक है ना।
क्षैतिज गति के अभाव में इसे डोलड्रम कहा जाता है। ठीक है, इसको डोलड्रम एक शब्द है, इसको आप याद रखेंगे, इसको डोलड्रम कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो ईयर है वो ऊपर उठती है, ना कि क्षैतिज दिशा में जाती है। ये हमेशा वर्टिकल होती है, कभी हॉरिजेंटल नहीं होती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है। ठीक है, डोलड्रम कहा जाता है। तो ये सवाल कई बार स्टेट बेसिस में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, किस पेटी को डोलड्रम कहा जाता है। तो आपकी जो विषुवतीय निम्न दाब की पेटी है उसे डोलड्रम कहा जाता है। वायु के लंबवत गति के कारण इन क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होती है। वर्षा कैसे होती है ये आप जब संघनन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। बट जो एक बेसिक है वर्षा का वो आपको भी पता है कि नीचे जल होता है, जब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है तो वायु वाष्पित होकर के ऊपर जाती है और संघनन के पश्चात क्या होती है, वर्षा करती है। ठीक है, तो इनके प्रोसेस में क्या है कि वायु क्या है ऊपर जाती है, यानी कि वायु का लंबवत गति होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वायु के लंबवत गति के कारण इन क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होती है। तो एक्चुअली में जिन क्षेत्रों का टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर लगातार जो वाष्प है वो निकलता रहता है और वायु के थ्रू वो ऊपर आसमान में जाता है और कंडेंसेशन होता है, उसके बाद में रेनफॉल होता है। ठीक है, तो ये सतत प्रक्रिया उस जगह पर होती रहती है जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन, इसमें को समझने के लिए बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपका पूरा विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, इसके बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये इसका जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, वो क्या है, यहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, कोई क्षैतिज गति नहीं होता इसलिए इसको डोलड्रम कहा जाता है, और वायु में लंबवत गति, निरंतर गति के कारण यहाँ पर वर्षा होती रहती है ऑलवेज। ठीक है, इसीलिए जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो इक्वेटर के आसपास, यानी कि 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा जो है वो इक्वेटोरियल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए उस क्षेत्र में अधिक वर्षा भी होती है। चलिए, जो दूसरी पेटी है हमारी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। ठीक है, तो देखिए सबसे नॉर्मल बात तो पहले ये आपको समझना है, यहाँ पर इसको मैंने शायद यहाँ पर बताने में थोड़ी सी छोड़ दी चीज़ों को। वो बात ये कि निम्न दाब पेटी और उच्च दाब पेटी का मतलब क्या होता है। देखिए, निम्न दाब पेटी उस जगह पर बनेगी जहाँ पर वायु ऊपर उठेगी। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है, जहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी उस बेल्ट में निम्न दाब होगा। ओके, क्योंकि दाब जो है वो क्या है, वायु के द्वारा लगाया गया दाब है। ठीक है, तो वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब है। ठीक है, वायु दाब। तो जब वायु विरल होकर के ऊपर उठ जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, उसका दाब कम लगेगा। तो निम्न दाब वहाँ पर होगा जहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी। जहाँ वायु नीचे बैठेगी वहाँ पर क्या होगा, उच्च दाब का निर्माण होगा, हाई प्रेशर बेल्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सिंपल, जहाँ पर वायु ऊपर उठ जाएगी वहाँ पर निम्न दाब होगा और जहाँ पर नीचे बैठेगी वहाँ पर उच्च दाब होगा। बहुत ईजी है। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, इसका जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो है वो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। ठीक है, विषुवतीय निम्न दाब एवं उपध्रुवीय निम्न दाब से उठने वाली वायु इस पेटी में नीचे बैठती है। आइए इसको चित्र से समझते हैं। देखिए, ये आपका विषुवतीय निम्न दाब है। ठीक है, ये विषुवतीय निम्न दाब है आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वायु अधिक टेम्परेचर के कारण ऊपर उठती है। ठीक है, लेकिन ये हाई प्रेशर है आपका, ये क्या है, ये हाई प्रेशर जिसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। तो होता क्या है कि जो पवनें यहाँ पर उठी हैं वो कहीं पर बैठती भी तो हैं। तो ये जो यहाँ से उठने वाली पवनें हैं ये जा कर के यहाँ पर बैठती हैं, और ये जो बीच में यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है, ये आप ऊपर देख रहे होंगे, ये जो लो प्रेशर है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, यहाँ से भी जो हवाएं उठती हैं और यहाँ से जो हवाएं उठती हैं वो इसी बेल्ट में आ कर के नीचे बैठती हैं, और यही रीज़न है कि यहाँ पर हाई प्रेशर बिल्ट होता है। यानी कि ये जो उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र है वो विषुवतीय निम्न दाब से उठने वाली वायु और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब से उठने वाली वायु के नीचे बैठने के कारण क्या है, हाई प्रेशर बिल्ट होता है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, यानी कि चित्र से आपने समझ लिया होगा इसको। ठीक है,
इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि अश्व अक्षांश इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। इसको अश्व अक्षांश या घोड़ा अक्षांश भी कहते हैं। एक्चुअली में इसका रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका समंदर है, तो पहले क्या होता था कि जो घोड़े के व्यापारी होते थे वो दूर दूर तक घोड़ा लेके जाते थे, घोड़े की मांग ज़्यादा होती थी। तो वो करते क्या थे कि जब वो जा रहे हैं और ये इस जो है क्षेत्र में पहुँचते थे 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के क्षेत्र में पहुँचते थे, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बिल्ट होने की वजह से उनके नाव बूढ़ न जाए, डूब न जाए। बूढ़ना उत्तर प्रदेश में डूबने को कहते हैं, और मैं बेसिकली यूपी से हूँ, तो मैं डूबने को बूढ़ना कई बार बोलता हूँ, ठीक है। इसके लिए आप लोड नहीं लेंगे भाषा का, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो घोड़े होते थे उनको वो पानी में फेंक दिया करते थे। जो व्यापारी थे, जैसे मान लीजिए अगर वो 100 घोड़े लेके जा रहे हैं, तो उनको पता होता था कि अगर हम 10 घोड़े नीचे फेंक दिए पानी में तो क्या होगा, हमारा काम चल जाएगा। तो इसीलिए इसको अश्व अक्षांश कहते हैं। इस अक्षांश के बीच में वो घोड़े को, कुछ घोड़ों को नीचे फेंक देते थे, पानी में फेंक देते थे, ताकि उनके जो नाव है उसका भार मेंटेन रहे और वो डूबे ना, ठीक है। इसीलिए इसको अश्व अक्षांश भी कहते हैं। वायुमंडलीय दशाएं यहाँ पर शांत रहती, बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जहाँ पर वायु नीचे बैठेगी वहाँ पर वायुमंडलीय दशाएं डेफिनेटली शांत होंगी। ओके। और मरुस्थल यहाँ पाए जाते हैं। एकदम इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी आप मरुस्थल देखेंगे उसमें मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मरुस्थल जो हैं, यानी कि अधिकतम जो डेजर्ट हैं आपके, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो इसी अक्षांश में पाए जाते हैं, और ख़ासकर पश्चिम के पार्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो चित्र है आपका, ये देखेंगे आप, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ग्रेट बेसिन, ठीक है, मोजाम्बिक, और ये सहारा डेजर्ट आपको दिख रहा है, कैराकोरम दिख रहा है, ये गोबी मरुस्थल दिख रहा है, सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको दिख रहा है। इंडिया में भी जो थार मरुस्थल है वो पश्चिम के क्षेत्र में है, और आप देख रहे हैं कि वो ऊपर है, यानी कि नॉर्थ साइड में है, ठीक है। तो ये जो अक्षांश है, यहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दशाएं शांत रहती हैं, और वायु के नीचे बैठने की वजह से, हाई प्रेशर बिल्ट होने की वजह से बरसात कम होती है। ओके। चलिए, अगला जो हमारा पेटी है वो है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, यानी कि ये चित्र में आप देख लीजिए, ये वाली पेटी, ठीक है, ये है आपकी उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। तो ये जो आपका ये पेटी है, ध्रुवीय पेटी है। यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ पर बर्फ़ सालों भर जमा रहता है ध्रुव के क्षेत्र में। तो यहाँ क्या होता है कि हवाएं नीचे बैठती हैं, तो इसीलिए यहाँ हाई प्रेशर है। बट जो ये रीजन है, यहाँ पर ये जो हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं थोड़ा सा, और ये जो हाई प्रेशर वाला जो नीचे उपोष्ण उच्च दाब, इसकी भी जो हवाएं हैं ये यहाँ पर जाकर के ऊपर उठ जाती हैं, और इसीलिए यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होता है, उपध्रुवीय निम्न दाब का निर्माण होता है, ठीक है। तो उपोष्ण उच्च दाब तथा ध्रुवीय उच्च दाब से उठने वाली वायु आपस में टकराकर ऊपर उठ जाती है, और यही रीजन है कि यहाँ पर क्या होता है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी का निर्माण होता है, ठीक है। अब जो अगला आपका है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी जो है, यहाँ पर उच्च दाब का जो रीजन है वो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सालों भर बर्फ जमे रहते हैं। तो जब बर्फ जमे रहते हैं तो वायु क्या होती है, ठंडी होती है, ठीक है, कोल्ड एयर होता है, और कोल्ड एयर क्या है, नीचे बैठता है, ठीक है, कोल्ड एयर नीचे बैठता है। इसलिए ध्रुवीय जो पेटी है वो उच्च दाब की पेटी होती है, क्योंकि वहाँ पर वायु ठंडी होकर के नीचे बैठती है। तो इतनी पेटियाँ हैं आपकी, ठीक है, ये इतनी पेटियां हैं आपकी, जिसको आपको समझना था, और इस क्लास में आपने उसको समझ लिया, ठीक है। इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल है, ठीक है, और बहुत ही ईजिली मैंने आपको उसको समझा भी दिया है। देखिए, ऐसा है, बहुत परेशान होकर के पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एकदम मन से लग के पढ़ाई कीजिए। ओनली यूपीएससी सब कुछ आपके लिए फ्री में दे रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाइए, भागिए मत, क्योंकि अभी कुछ समस्याएं जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, आपके हर सवाल का जवाब भी आपको देते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा पवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, पवन होगा, और पवन में आप गृही पवन पढ़ेंगे, स्थानीय पवन पढ़ेंगे, ठीक है।
तो उनमें व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, ध्रुवीय पौने क्या होती है, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम विंड्स की चर्चा करेंगे, पवन की चर्चा करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी दीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब हम लाइव आकर के आपको ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे पवन पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।